बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, बड़ी खबर तो यही है कि तोशाखाना केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब की जमानत को न सिर्फ मंजूर किया गया है बल्कि रिहाई का हुक्म भी दिया गया है। सवाल ये है कि क्या रिहाई के इस हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? ये अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है, मगर अगर तहरीक इंसाफ को हम सामने रखते हैं तो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की जो पहली सीढ़ी है उसे ही इमरान खान साहब की रिहाई के साथ मशरूत कर दिया है। कौन से ऐसे केसेस हैं जो कि रिहाई के अंदर मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ इससे मुतज़ाद नजर आता है। इसके ऊपर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे, मगर इसके साथ साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर भी गुफ्तगू होगी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। बन्नू के अंदर जिस चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया दहशतगर्दों की तरफ से, उसमें 12 अहलकारों की शहादत हो चुकी है। अब तक यानी कि रवां साल कितने ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हैं जो रूनुमा हो चुके हैं, और इतने बड़े चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए क्या इक़दाम अब तक उठाए गए हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। आमिर साहब, मैं ये सोच रही थी कि ये वक्त भी आना था और देखना था कि अदालतों से फैसले हों और फिर भी सूरत हाल वाजे ना हो कि किसी की रिहाई होगी या नहीं होगी। शायद हम सब जानते हैं कि एक रिहाई पा जाने के बाद अगला केस तैयार खड़ा होता है। खान साहब के मामले में भी ऐसा आप बनता हुआ देख रहे हैं? जी, ये अगर वो रिहा होते हैं तो इस बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि उनकी रिहाई एक सियासी फैसला होगा। ये बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि ये अदालतों की वजह से नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं बैठे कोई ना कोई जो है डिसाइड करेगा कि इनको छोड़ना या नहीं छोड़ना। एक वो अपने मारूजी हालात देखेंगे, दूसरा ये जो बैकग्राउंड में जो मुलाकातें चल रही हैं, इत्तेफाक तो नहीं है कि 2 दिन में अली मीन गुंडापुर साहब के लिए जेल के दरवाजे एकदम खुल जाते हैं और उनकी मुलाकात करवाई जाती है। तो जाहिर है कोई ना कोई पैगाम कर रहे हैं, मगर चेक कर लेंगे क्या करना है। तो ये बिल्कुल ये उम्मीद लगी भी है कि क्या है। आज जब ये अनाउंस हुआ तो बहुत ज़्यादा पीटीआई के लोगों की एक्साइटमेंट एक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जो समझदार लोग हैं वो कह रहे थे कि ज़रा अभी सब्र करें। तो बाद में फिर वो गवर्नमेंट का आ गया, पता चल गया कि जिस तरह पहले भी होता रहा कि रिहाई होती है, या तो होता है अदालत ये साथ में हुक्मनामे में ये कर देते कि जनाब ये जो पकड़ने का तरीका है कि एक रिहाई होती है और फ़ौरन जैसे अगले गिरफ्तारी से पहले अदालत से पूछ लिया जाए। अगर हुक्मनामे में नहीं था तो वही हुआ जिसका हमें खदशा था होगा कि वो बताया गया है कि यहाँ पे जो इस वक्त अडयाला जेल के रोस्टर पे जितने केसेस थे उसके अंदर तो उनकी ज़मानतें हैं, मगर पिंडी में और कई केसेस हैं जिसके अंदर अभी जो है पिंडी में इतने नहीं हैं, पर लाहौर में वो बताए जा रहे हैं कि जनाब 8-10 केसेस हैं। 30 नवंबर को ATC का केस है। मुतअद्दिद हैं, दहशतगर्दी के हैं जिस तरह ATC के आपने कहा, फिर दफा 144 के हैं, फलाने हैं, रावलपिंडी डिवीज़न में 19 हैं, गुजरांवाला में है, शेखुपुरा में हैं 7 हैं, फैसलाबाद में 5 हैं। तो वो बताया जा रहा है कि 50 से 100 मुकदमात जो है ना मज़ीद मौजूद हैं। जब इतने ज़्यादा केसेस रह जाते हैं और पहले ही कोई शुबा नहीं रहता, जिस तरह आज की पैरवी हुई, तो ये तकरीबन तमाम ही लोग, इवन गवर्नमेंट के लोग भी कह रहे थे कि इस केस के अंदर कोई जान नहीं है। आप देखें ना, तोशाखाना 20-30 साल से हम इसकी स्टोरियां करते थे, आज तक वो डॉक्यूमेंट नहीं दी गई। जितनी हमें एक स्टेज पे बता दिया था कि ये जनाब ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता है, इसको नहीं बताया जा सकता। तो वो वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से भी उसके बाद दिए भी नहीं जाते। और जिस मुकदमा में यूसुफ रज़ा गिलानी फॉर एग्जाम्पल या नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो थे तोशाखाना के ही केसेस, वो कोई नैब के कवानीन तब्दीली से या किसी और तरीकों से जो है ना सारे वो गायब हो गए हैं। आज तक सबके नहीं दिए गए। इसके अंदर भी जो है जो 2 सुखम थे जिसकी वजह से साफ नजर आ रहा था कि जज साहब के लिए बड़ा हाई कोर्ट लेवल पे मुश्किल होगा इसके अंदर सजा देना। 2 वजूहात, एक ये कि इसके अंदर जो है आप एक ही केस के अंदर एक वाक़े के 2-3 केसेस नहीं बना सकते। तो तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, शुक्र है अभी तोशाखाना 3, 4, 5, 7 जितनी एक आइटम है, पेन का अलहदा कर दें, पेंसिल का अलहदा कर दें, फलाने का अलहदा कर लें,
तो एक उससे केस कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर ये नहीं पता चल रहा था कि मरकज़ी किरदार बुशरा बीबी हैं या ये हैं, मगर बुशरा बीबी में क्योंकि पहले ही उनकी ज़मानत हो चुकी भी थी, एक की ज़मानत हो जाए तो दूसरे की होना लाजमी होती है, तो पहले ही ये भी केस एक फ्रिवलस था। मगर जब आप मजाक बनाते हैं कि 50-100 केसेस कर दें तो फिर उसकी एक आप देखें इखलाकी वो जवाज़ नहीं रहता। अब ये यहाँ इसके साथ क्योंकि जुड़ा हुआ है धरना भी, एहतजाज अभी कह लेते हैं, एहतजाज ही अभी जी एहतजाज जो करने जा रहे हैं वो आम आदमी को अब क्या समझाएंगे कि कानून से डराएंगे, कानून का हवाला दे के उनकी पकड़ दकड़ जब की जाएगी। और गवर्नमेंट अपने तौर पे जब ये रियासत ये कर रही हो कि इसमें रियासत पार्टी थी ना, तो रियासत के मुंह के ऊपर ये एक किस्म का काला धब्बा आ जाता है। तो रियासत जब ये कर रही हो कि 50-50, 100-100 केसेस हैं और वो फ्रिवलेस केसेस हैं कि एक शख्स जो है जेल में है और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि अभी उनके ऊपर जो लाहौर में या पिंडी में मुकदमात हैं वो 28 अक्टूबर को और 6 सितंबर को गालबन जो धरने किए गए थे उनके हवाले से था कि वो जेल में एक शख्स जो बैठा हुआ है उसकी ईमान के ऊपर उसने प्लान किया हुआ था और वो पूरे पंजाब के थानों के अंदर, पूरे पाकिस्तान के थानों के अंदर केसेस हुए में है। तो उसके अंदर वो फिर वो एक ही केस होता है तो जान नहीं रहती है, मगर इससे हमारी जगह अंसाई होती है। आप देखें बाहर की अदालतों में इस वक्त, क्योंकि पहले ही याद रहे कि पाकिस्तान का जो अब अगर ये नहीं ये छोड़ेंगे और इन केसेस के अंदर भी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सियासी केस लटका ही जाएंगे, मगर एक जब बहुत फ्रिवलस तरीके से लटकाया जाता है तो उससे मुल्क की बदनामी होती है। पहले ही हमारी अदालतों के फैसलों को कोई सीरियसली बाहर नहीं लेता, तो कल को अगर जरूरत पड़ी और आपने कहा नहीं जी जनाब ये आप देखें ये पाकिस्तान की अदालतों का फैसला है, तो वो कहेंगे जनाब हमें आपकी अदालतों को और आपके इंतज़ामी और अदालती निज़ाम का पूरा पता कि वहाँ क्या होता है, क्योंकि इस वक्त फोकस है ये जो धरना तो नहीं है, एहतजाज करने जो जा रहे हैं पीटीआई वाले, ये इस दफ़ा पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है। आप किसी को पसंद आए या ना आए, पीटीआई ने अपनी एक जो उनकी ये फॉरेन एड जो है ना डियास्पोरा की जो तारकीन वतन की जो उनकी स्ट्रेंथ है, ये तकरीबन 30 दुनिया के शहरों में है। ये स्विट्ज़रलैंड में है, यूके में है, 7 अमेरिका के शहरों में है, डबलिन कनाडा में 2-3 जगह पे है, इटली, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रसेल, डेनमार्क, 30 शहरों में है। तकरीबन 20 के करीब मुल्क हैं जिसके अंदर ये उन्होंने ये स्टेज किया हुआ है। अब सारी दुनिया में वो ले जा रहे हैं और वो पटिशनें भी दे रहे हैं और वो कामयाब भी हो गए हैं कि जो 5 आइज कही जाती है ना उनमें से 3 आइज के अंदर जो है जो कनाडा, यूके और अमेरिका में वहाँ के जो नुमाइंदगान को पटिशनें जा चुकी हैं और वहाँ के नुमाइंदगान ने अपने हुकूमतों से जवाब मांगे हैं कि जनाब ये फोकस करें। तो ये इस वक्त जो हो रहा है ये पूरी दुनिया भर में देखा जा रहा है, उससे इस तरीके से किया जाए, कम से कम थोड़ा सा एहसास किया जाए कि हमारा साख उस पर डिपेंड करती है। तो कोई थोड़ा सा एक फिग लीफ रखना चाहिए कि आप इस तरीके से करें कि कोई कम से कम ये नजर आए कि थोड़ा से जो मुकदमात है होता है, मगर इसको एक बिल्कुल बनाना रिपब्लिक तो ना बनाए कि अब ये जो है मेरा नहीं ख्याल है ये कल होगा, मगर शायद ये कहीं ना कहीं जब ये मुलाकात है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जनाब वो शायद इसको कैंसिल करेंगे। तो अब ये देखना होगा, लगता नहीं है कि पीटीआई के मूड से, और ये मेरा ख्याल पीटीआई की तरफ से बहुत बड़ा फैसला होगा कि पहले ही उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जनाब पिछली दफ़ा जब किया था तो इन्होंने कैंसिल कर दिया और अली गंडापुर के ऊपर कि जनाब वो गायब हो गए और किधर चले गए और कॉफ़ी पीने चले गए थे। तो इतना अरेंज करने के बाद वो जो प्रेशर बनाया गया है और प्रेशर ठीक ठाक बन गया है, पूरे मुल्क के अंदर से वो ये कर रहे हैं, फिर जो है एक सूरत हाल है। और इस वक्त थोड़ी सी तब्दीली ये आ गई है कि पिछली दफ़ा की बजाय इस दफ़ा जो है इंटरनेशनल फोकस बहुत आया हुआ है। अमेरिका में पहले ही तब्दीली आ गई हुई है, वहाँ सदर जो है ट्रंप जो हैं डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन जीत चुके हुए हैं, तो वो भी एक प्रेशर है।
फिर डोमेस्टिक प्रेशर है, IMF का प्रेशर है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो गवर्नमेंट का एक तरफ तो बिल्कुल वो जो तरीकाकार होता है कि वो कह रहे हैं कि नहीं 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 कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आएंगे तो जिस तरह वो अभी आपने इब्तदाइये में दिखाया है कि दहशतगर्दों को दहशतगर्दों की तरह ये पंजाब गवर्नमेंट के फिर एक तरफ कहा जा रहा है कि जनाब ये कोई ऐसी बात नहीं है, जिस तरह कल वाडा साहब कह रहे थे कि ये जनाब ये जो क्या है पानी का बुलबुला ये ऐसे ही फट जाएगा, कोई ऐसी नहीं है। तो ये 50 लाख उनके अल्फाज है कि 50 लाख उन्होंने कहा जी बंदे आ जाए तो तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सिर्फ मौदबाना उनसे अर्ज ये कर रहा था कि 50 लाख तो छोड़े, बहुत ही बड़ा होता है ये, मिलियन मार्च मिलियन नहीं होता। 50,000 के जो लाहौर के अंदर बड़े तरीन मजमे भी होते हैं, जो एक्चुअल होता है 50-60 हज़ार लोग होते हैं, पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम भर दें तो वो 50-60 हज़ार लोग ही होते हैं। तो ये आप 50-60 क्या 10-20-30 हज़ार भी लोग आ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। साहब ये कहा जा सकता है कि प्रेशर इतना बिल्ड हो चुका हुआ है कि 2 दिन में मुसलसल 2 मरतबा अल-यमीन गंडापुर साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से होना, ये बड़ी अचंभे की बात है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने मेहमान को भी मुतारिफ कराना चाहूँगी। हम चूँकि बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से, और ख़ास तौर पर उस तारीख से मुतालिक जिससे मुतालिक इमरान खान साहब ने कहा कि जी एहतजाज होगा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मुगल साहब बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ओवर टू यू। जी आमिर मुगल साहब, चूँकि इस्लामाबाद में जो सरकर्दा लोग जहाँ पे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके अंदर शामिल हैं, तो ये कहा जा रहा है कि आज जो बयानात आए हैं कि दहशतगर्द हैं आप लोग और दहशतगर्दों की तरह ही डील किया जाएगा। और जो हमें बताई जा रही है कि जनाब पंजाब और सिंध से पुलिस से भी मदद मांग ली गई है, 2 DIGs और 10 DPOs इस्लामाबाद में ड्यूटी करेंगे, और वो तमाम 10 DPOs जो हैं वो 500 एहलकार अपने इलाके से लेके आएंगे। सिंध और पंजाब कॉन्स्टेबलरी भी यहाँ पे आएगी। तो ये कर पाएंगे क्या, अभी प्लान है या पिछली दफा की तरह काफ़ी ब्रेक आ जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी। देखें आमिर मतीन साहब, रोक तो हमें ये है 4 अक्टूबर को भी नहीं सके थे। 4 अक्टूबर को अभी अली मीन जो है वो 5 अक्टूबर को आए थे अपने काफिले के साथ इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो आवाम है वो 4 अक्टूबर को ही हम डी चौक पहुंच गए थे। और आपको याद होगा उस वक्त तो सेंट्रल पंजाब को भी इस्लामाबाद की कॉल नहीं थी। सेंट्रल पंजाब जो है वो उसकी कॉल थी मीनार पाकिस्तान की 5 तारीख की। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारे साथ तो 4 अक्टूबर को सेंट्रल पंजाब भी नहीं था। तो ये हमारी इतला भी यही है, जैसे कि आपने बताया, ये FC को बुला रहे हैं, पूरे पंजाब से पुलिस को बुला रहे हैं, कोई 30 से 40 हज़ार पुलिस वाले होंगे। लेकिन सबसे पहली तो बात है, ये इनके 2 मुतजाद दावे हैं। एक तो ये दावा ये करते हैं कि तहरीक इंसाफ को अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है, तहरीक इंसाफ के साथ अवाम नहीं है, या तहरीक इंसाफ के साथ अवाम निकलती नहीं है। अगर ये बात इनकी सच है, जिस तरह के आज राना सनाउल्लाह का बयान भी मैंने एक देखा और मरियम औरंगजेब का भी, तो फिर आपको इतना डर किसका है? आप इस्लामाबाद को और इस पिंडी को कंटेनरिस्तान किस लिए बना रहे हैं? आपका DPO अटक क्यों धमकियां लगा रहा है कि मैं KPK से कोई काफिला नहीं आने दूंगा? और आप 30 से 40 हज़ार जो है वो फोर्सेस क्यों बुला रहे हैं? तो आपका ये खौफ बताता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आवाम के दिलों में घर कर चुकी है, और एक बड़ी तादाद 24 नवंबर को इस्लामाबाद आ रही है। असल में आमिर मतीन साहब, इन्होंने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में देखें इस वक्त लॉलेसनेस है, कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है। जिस तरह कभी आपने मुगल साहब मैं आपकी बात ये है कि 2.5 साल से आप लोग बेताशा दफ़ा ये क्लेम किया गया, बेताशा धरने हुए, बेताशा दफ़ा ये अटेम्प्ट हुआ। इस दफ़ा आप क्या ऐसी स्पेशल चीज़ कर रहे हैं, क्या ऐसी तकनीक है, स्ट्रेटजी है जिससे कि हम मान लें कि इस दफ़ा आप कामयाब हो जाएंगे? हाँ, देखें इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर 1, पिछले 1.5-2-2.5 साल से अवाम हर तरीके से कोशिश कर चुकी है कि मुल्क में तब्दीली आए। अवाम ने तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद, तमाम तर प्रोपेगंडे के बावजूद 8 फरवरी को वोट दिया और एक नरम इनकलाब लेके आए। और सबसे बड़ा जमहूरी माशरे में जो रास्ता होता है इनकलाब का, वो वोट के जरिए ही होता है। इन्होंने हमसे बल्ला छीन दिया, कैंपेन नहीं करने दी, उम्मीदवार अगवा किए, प्रपोजल स्कैंडल अगवा किए, उसके बावजूद अवाम ने हमें वोट दिया, 2/3 अक्सरियत दी, 4 करोड़ 20 लाख के करीब वोट दिया, तहरीक इंसाफ को क्लियर मेजॉरिटी दी, 2/3 मेजॉरिटी दी।
लेकिन क्या हुआ, हमारा मैंडेट इन्होंने बंदूक की नोक पे लूट लिया। एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ इस दफा क्यों हम ज्यादा पूरी उम्मीद है या पूरी यकीन है कि ये कॉल बहुत ज्यादा कामयाब होगी। दूसरा रीजन इसका ये है कि पार्लियामान तो चलो इन्होंने बंदूक की नोक पे फतह कर ली, तो एटलीस्ट कम से कम एक अदारा बचता है सुप्रीम कोर्ट, जहां जाके आप अपनी फरियाद कर सकते हैं। तो 20 और 21 अक्टूबर की रात को या 21 और 22 अक्टूबर की रात को इन्होंने वो भी बजौर बंदूक फतह कर ली, सुप्रीम कोर्ट भी फतह कर ली, 26वीं आईनी तरमीम करवा के इन्होंने पाकिस्तान का आइन मसख कर दिया। अब आमिर मतीन साहब, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। पहले लोगों के जहन में ये था कि एक कंप्रोमाइज जज, एक बिका हुआ जज, एक छोटा शख्स काजी फायजी साहब जब जाएगा तो कोई आजाद जज जाएगा, जो भी जज जाएगा पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक उसके सामने हम अपनी फरियाद करेंगे, हो सकता है हमें वहां से इंसाफ मिल जाए। लेकिन इन्होंने वो दरवाजा भी बंदूक की नोक पे बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया। तो अब अवाम के पास कोई चांस नहीं बचता। ठीक है, लेकिन आमिर मुगल साहब, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी ये बात कर रहे हैं, आपकी तमाम लीडरशिप ये बात कर रही है कि आईनी लिहाज से पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और वो हम करेंगे। लेकिन इंतजामिया की यहाँ पर यह शिकायत है कि आप लोगों ने ना तो कानून को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा तौर पर उन्हें आगाह किया कि आप इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, और दूसरा ये वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के किस खास हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज करेगी, ये भी आप लोगों की तरफ से अपडेट नहीं किया गया। जब कोई भी चीज गैर वाजे हो तो उसमें पुरअमन रहने का जो एलिमेंट है वो काफी हद तक पीछे चला जाता है। क्या आप मुत्तफिक हैं इस बात से? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट हमेशा ही पुरअमन होता है। ये तो हमारे ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस, शेलिंग, रबर बुलेट्स, इवन दूसरी गोलियां भी बरसाई जाती हैं। आपके सामने हमारी शहादतें हुई, लोग जख्मी हुए, बेताशा लोग अगवा हुए। हमारा कोई पुरतशद्दद एहतजाज नहीं है। और दूसरी बात है, हमने जब इस्लामाबाद आना है तो इस्लामाबाद आने के बाद हम फैसला करेंगे ना कि हमने डी चौक बैठना है या पारा चौक बैठना है, या हमने फैजाबाद चौक बैठना है, या हमने पेशावर मोड़ कराची कंपनी बैठना है। ये तो या तो हम फोकस ना हो कि हमने इस्लामाबाद की कॉल ना दी हो, हमने पिंडी की कॉल दी हो, या किसी और शहर की कॉल दी हो। हमने क्लियर कट पूरे पाकिस्तान को बोला कि नहीं, लास्ट टाइम आप लोगों ने कहा था कि डी चौक पहुंचना है। लास्ट टाइम मुगल साहब आपने कहा था, आपकी क़यादत ने कहा था, जो पिछला एहतजाज हुआ उसमें आप लोगों ने ये वाजे कहा था कि सब लोगों को, आवाम को, कारकुनान को डी चौक पहुंचना है। ये पहले बताया गया था। इसमें अगर ऐड कर सकूं कि ये जो आपकी स्ट्रेटेजी थी है जो कि इस दफा इसको खुफिया रखा, आपके ख्याल में ये बेहतर है या इससे आपका वर्कर कंफ्यूज होने का एहतमाल है कि उसको पता ही नहीं है कि उसने किधर जाना है, क्या करना है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये बेहतर स्ट्रेटजी है जी। मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मेरा भी 15-20 साल का तजर्बा है। हमने तो 3 साल 8 माह इक़्तिदार देखा है, बाकी तो हमने अपोजिशन ही किया है, जलसे जुलूस हड़तालें, और यही हमने प्रोटेस्ट वगैरह जो अपना पॉलिटिकल राइट इसी को एक्सरसाइज किया है। तो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि ये पार्टी का दुरुस्त फैसला है। जब हम डी चौक अनाउंस कर देते हैं तो सारा फोकस पुलिस का, इंतजामिया का भी डी चौक पे होता है। इस्लामाबाद जो है वो अब काफी बड़ा शहर है, तो इस्लामाबाद के हम हर कोने पे बैठ सकते हैं। कोई बाराकोव वाली साइड पे बैठ जाएगा, कोई फैजाबाद बैठ जाएगा, कोई रवात डी चौक बैठ जाएगा, कोई तरनोल बैठ जाएगा, कोई संजानी बैठ जाएगा, कोई मोटरवे वाली साइड पे बैठ जाएगा। हमने इस्लामाबाद, जब हम इस्लामाबाद जमा हो जाएंगे फिर हम किसी एक पॉइंट का अनाउंस कर देंगे कि उस पॉइंट पे जाके हमने बैठना है। एक बात मैंने आज सुनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक की मरियम औरंगजेब ने, मैं उसका जरूर जवाब देना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ ने जिहाद का ऐलान कर दिया और कोई जिहाद का नारा लेके आ रहे हैं। वो खान साहब ने इनके बारे में कहा है कि या तो ये पढ़े लिखे नहीं है या ये कोशिश नहीं करते समझने की। जिहाद आमिर मतीन साहब 2 किस्म का होता है। एक जिहाद होता है आप अपने दुश्मन के खिलाफ करते हैं, जो बॉर्डर से बाहर होता है, वो आप बंदूक के जरिए करते हैं, वहाँ आपकी शहादत भी होती है, वो आप अपने दुश्मन को भी मारते हैं। एक जिहाद होता है जो आप अपने मुल्क में जालिम और काबिज रिजीम के खिलाफ करते हैं। ये बंदूक के साथ नहीं होता है, ये किसी असले के साथ नहीं होता है। और इसकी वजाहत जो है वो हदीस मुबारका में भी है कि जालिम या जाबिर बादशाह के सामने बिल्कुल, क्योंकि हमारे मरियम औरंगजेब हैं, तो हमारा ये जो जिहाद इस मीनिंग में है कि हमने प्रोटेस्ट करना है पुरअमन। चले, पॉइंट टेकन। मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक सिलसिला चल रहा है मुलाकातों का भी, और हमने देखा है यहाँ पे कि जब उन्होंने मुलाकात नहीं करवानी होती तो यहाँ आपके जो बड़े बड़े लीडर जाते हैं उनको थाने में ले जाया जाता है, बंद कर दिया जाता है।
और ख़ानदान वालों को भी नहीं मिलने दिया जाता दिनों और हफ्तों, और जब करवानी होती तो 2 दिन में अली अमीन गंडापुर की मुलाकात थी, जिससे कि ये एक तासुर सा उभरता है कि शायद कोई बातचीत तो हो रही है, जाहिर है उनको किसी एजेंडे के साथ, सवालों के साथ भेजा देता है। लेट्स से कि अगर कल को इमरान खान रहा हो जाते हैं तो फिर क्या इम्कान है कि ये कैंसिल हो जाए 24 नवंबर? देखें आमिर मतीन साहब, इमरान खान साहब को रिहा कर दें या ये उनको गिरफ्तार रखें, मुतालबात जो हमारे हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरान खान को रिहा करेंगे तो इमरान खान अपनी रिहाई की वजह से इन मुतालबात से पीछे हट जाएंगे। इमरान खान साहब को ये रिहा करें तब भी, ना रिहा करें तब भी, मुतालबात हमारे बड़े वाज़ेह हैं। हमारा मैंडेट वापस करें, 26वीं आईनी तरमीम को वापस लें। ये जो फौरी तौर पे किया जा सकता है, जो हो सकता है, वो तो इमरान खान की रिहाई है ना। ये जो है ये तो लंबे काम है कि जी वो इसके लिए जो आप कह रहे हैं मैंडेट वापस, वो असम्बलियाँ डिजॉल्व होंगी, सूबों की होंगी, यहाँ की होंगी, वस्तीवे करेंगे, अगर वो करें, बहुत बड़ा अगर बहुत बड़ा है यहाँ पे। और दूसरा 26वीं आईनी तरमीम के लिए वो बंदे इकट्ठे करना, फलाना करना, ये लंबे काम है। तो फौरी तौर पे जो डिमांड हो जाती है, सबसे बड़ी डिमांड भी गालबन यही है, तो फिर उसका कोई असर पड़ेगा। गिव एंड टेक का ये एक तासुर पड़ रहा है कि शायद ऐसी कुछ आ जाए। देखें आमिर मतीन साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखिए, इमरान खान की रिहाई तो हमारा मुतालबा है, हमने इससे कभी इनकार नहीं किया, लेकिन इमरान खान की रिहाई हमारा मुतालबे का एक हिस्सा है। ये खुद जितने मुतालबात हैं ये इमरान खान साहब ने सेट किए हैं, उसमें बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई है, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, हमारे मैंडेट की वापसी और आईन और कानून की हुक्मरानी, ये हमारे 4 मुतालबात हैं। हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी स्ट्रगल इन्हीं की खातिर है, हमारी शादी हुई है, हमारे बेताशा लोगों के साथ जुल्म और सितम किया गया है। हमें 2-2.5 साल से वो कौन सा जुल्म है जो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं किया गया। हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया, लोगों के घर बार लूटे गए, अमलाक लूटे गए, लोगों को जुल्म और सितम की नई दास्तानें रख दी गई। आप हमारे साथ ही रहिएगा, जरा लीगल मामलात हैं आमिर मुगल साहब, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस वक्त 92 न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, कोर्ट को कवर करते हैं, साकिब बशीर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जरा कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी साकिब, हमें ये बताइएगा कि अब ये सवाल आ गया है कि कल वो उनकी, आज तो बहुत एक्साइटमेंट पीटीआई उनके ख़ानदान ने और पार्टी वर्कर्स ने वहाँ पे की कि ये तासुर बन रहा था जिस तरह वो छूट गए हैं, मगर अभी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि जी वो 50 से 100 मुकदमात हैं और लाहौर के अंदर मुकदमात हैं जिसके अंदर वो कल गालबन वो उनकी रिहाई होगी कि नहीं। क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या इम्कान है, कितने इम्कान हैं उनकी रिहाई के? जी, इसमें जो आज जिस केस में जमानत हुई है, इसमें तो कल मुचलके रोबकार जो है वो मुचलके जमा होने के बाद रोबकार जारी होगी, फिर उसके बाद उनकी सारी कार्रवाई अमल में लाएगी अडयाला जेल के हुकाम। इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जितने केसेस हैं उसमें जो इमरान खान हैं वो जमानत पर हैं या उनके केसेस में उनकी बरियत हो चुकी है, जबकि जो लाहौर के केसेस हैं उनमें 8 केसेस ऐसे हैं 9 मई के जिनमें उनकी जमानत की दरखास्तें अभी पेंडिंग हैं। 30 नवंबर को ATC जज लाहौर उन पर समाअत करेंगे और उस पर दलाइल होने के बाद फैसला होना है कि वो जमानत दी जाएगी या नहीं। तो एक बड़ी हर्डल उनकी रिहाई में इस वक्त वही है कि 8 जो केसेस हैं लाहौर के। इसके अलावा इस वक्त रिकॉर्ड पे कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें वो जो है वो गिरफ्तार हो। अब उन केसेस की हद तक बात की जाए तो अगर प्रोसिक्यूशन या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल हो तो जो इमरान खान साहब हैं उनकी लीगल टीम अर्ली हियरिंग की कोई दरख्वास्त भी दायर कर सकती है और उस पे जो प्रोसिक्यूशन है वो अवेलेबल हो और वो ऑब्जेक्शन भी ना करे तो वो दरख्वास्त भी जल्दी भी सुनी जा सकती है। लेकिन वो उस सूरत में ही है जब प्रोसिक्यूशन ऑन बोर्ड हो और प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा ऑब्जेक्शन ना करे, और उसी सूरत में जो इमरान खान साहब हैं उनकी रिहाई जल्दी हो सकती है। माजी में साकिब, माजी में हमने देखा कई दफ़ा जो है जज हजरात अपने फैसले के अंदर ही लिख देते हैं कि जनाब ये इनकी गिरफ्तारियां जो हो रही हैं कि रिहाई के साथ ही फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इनको अगली दफ़ा गिरफ्तार करने से पहले अदालत से पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसे अहकामात नहीं हैं। और हमने देखा है हुकूमतों के पास बेताशा इख्तियारात होते हैं और ये तरीक़ाकार कि वहीं से पकड़ लेते हैं या पहले ही एक बंदा अंदर है दोबारा कर लेते हैं।
ये जो बताया जा रहा था कि जनाब असल केसेस ये थे, उनसे अब फारिग हो गए हैं, बाकी जो है वो छान बुरा है, तो ये छान बुरा वाले केसेस जो रह गए हैं 50 से 100 हैं, तो ये कितनी देर तक लटकाए जा सकते हैं? सालों चलेगा या दिनों का मामला है? नहीं, इन केसेस में जो अभी जो पंजाब हुकूमत ने 54 और इस्लामाबाद पुलिस ने 62 केसेस बताए हैं, इन केसेस में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो हाई कोर्ट है वो प्रोटेक्शन दे सकती है, लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और एक टाइम दे सकती है कि उस टाइम में अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाएं तो इन केसेस में अबूरी जमानतें करवा सकें। ये केसेस आप यूं समझें कि बहुत ही रूटीन के हैं। अभी रिसेंटली 4-5 अक्टूबर को पिछले मंथ ही जो एहतजाज हुआ था, उस एहतजाज में 20 मुकदमे सिर्फ इमरान खान साहब उनको भी नॉमिनेट किया गया है, दीगर पीटीआई लीडरशिप और कारकुनान के हमरा। तो इन 20 मुकदमों में उनको अगर हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल जाए और रिहाई के बाद वो बुरी जमानतें करवा लें तो वो उनकी कंफर्म भी हो जाएंगी। इन केसेस में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो उनके अगेंस्ट जाए। इस वक्त सिर्फ वो 8 केसेस हैं और उनके खिलाफ 2 ट्रायल चल रहे हैं। एक ट्रायल में कल उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है, तोशाखाना 2 केस है, और 190 मिलियन पाउंड केस में परसों 22 नवंबर को उन्होंने 342 की जो सीआरपीसी की सेक्शन है उसके तहत जो जवाबात हैं 79 क्वेश्चन दिए हुए अदालत ने वो जमा होने हैं। तो ये दोनों चीजें पैरेलल भी चल रही हैं, हम देख रहे हैं। बल्कि 25 अक्टूबर को जीएचक्यू हमला केस जो 9 मई का केस है उसमें उनकी जो फर्द जुर्म है उसके लिए रखा हुआ है। 9 मई के केसेस में उन पे फर्द जुर्म आयद होनी है। तो एक तरफ उनका जो चल रही है, टॉक्स चल रही है, और दूसरी ये हम कह सकते हैं कि ये उनके जो रिहाई का मामला है ये सियासी फैसला ज्यादा होगा, कानूनी इतना नहीं होगा। जी बिल्कुल सर, इसमें जो फैसला है वो ज्यादातर यही लग रहा है कि सियासी तौर पर अगर इसको डील करेंगे। और मैं साकिब चाह रहा हूं कि आपके महदूद वक्त से ना क्विकली फायदा उठाऊं। 2-3 और डेवलपमेंट्स बड़ी हुई हैं। कल जो है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के एक फाजिल मेंबर ने ये एक ऑब्जर्वेशन दी कि जनाब ये 7 मेंबर का जो आईनी बेंच है अब यही फुल कोर्ट है। तो यहाँ एक मसला आ जाता है कि फॉर एग्जांपल जो महदूद नशिस्तों का जो केस है वो 13 जजेस का है वहाँ पे, तो क्या ये 7 आईनी जजों का जो आईनी कोर्ट का छोटा साइज का जज जो है उसको ओवर रूल कर देगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन आ रहा था कल। इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस आई 2 जजेस की जानिब से, लेकिन एक केस में जहां पे जो जस्टिस आशा मलिक हैं उन्होंने जब माजरत की है तो उस केस में अब बेंच तब्दील होगा। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला है मेरे ख्याल में, वो अब मुस्तकबिल का थोड़ा सा सिनेरियो भी सेट करेगा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है वहां पे जस्टिस आयशा मलिक जो पहला जब उन्होंने केस सुना था उसको जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं मिलिट्री कोर्ट्स में उसको कलअदम करार दिया था, तो उस बेंच में वो शामिल थी और अब इस बेंच में वो नहीं बैठ सकती थी। तो उन्होंने जो वो उनकी जानिब से ये ऑब्जेक्शन आया और उसके बाद ये मामला जुडिशल कमीशन को भेजा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जिन जजेस ने पहले वो केसेस सुने हैं, मखसूस नशिस्तों का केस भी, या उनकी ओपिनियन आ चुकी है और माइनॉरिटी ओपिनियन है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो आईनी बेंच है ये जुडिशल कमीशन को ये वहां पे अपनी रिकमेंडेशन भेजे कि इनको क्योंकि मुख्तलिफ जजेस ने सुना है तो अब वही जजेस इस केस को सुने। इस मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले से ये जो है वो अखज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन हैं और आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनको भी अभी आईनी बेंच नहीं छेड़ रहा, ना आईनी बेंच की कमेटी छेड़ रही है और ना ही उनको फिक्स करने के हवाले से, ना फुल कोर्ट के हवाले से कोई ऐसी बात जो है वो सामने आ रही है। ताहम जो आईनी बेंच है वो ऐसे ये अगर जिसके तरह जुडिशल कमीशन के अंदर की जो हैयत बन चुकी हुई है क्योंकि हुकूमत की उसके अंदर अक्सरियत है तो बेंच भी फिर उनकी मर्जी का होगा। तो ये अगर मिलिट्री कोर्ट वाला मामला आ जाता है तो फिर ये सारी जो अभी खबरें आ रही हैं कि जी उनकी मानतें हो गई केसेस के अंदर, ये सारी बेमानी हो जाती हैं अगर ये केसेस उधर चले जाते हैं। जी बिल्कुल, एक जानिब अगर देखा जाए तो ये आगे चलकर अगर मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में भी उसमें अगर हुकूमत के मनपसंद बेंच बन जाए
और वहाँ से हुकूमत जो है वो ऐसा फैसला ले ले जो वो चाह रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि जो सिविलियंस के ट्रायल्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए, और जो 9 मई के केसेस में पकड़े हुए हैं, तो फिर मेरे ख्याल है सूरत हाल में काफ़ी जो है वो तब्दीली भी आएगी। और ख़ास तौर पर जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद और आईनी बेंचेस बनने के बाद जो अदलिया में एक तब्दीली आई है, या मुस्तकबिल का जो सिनेरियो नजर आ रहा था कि इससे असरात जो है वो इमरान खान साहब के केसेस या पीटीआई के केसेस पे भी इनके खिलाफ हो सकते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो टॉक्स हो रही है दोनों जानिब से, वो उसके पीछे एक वजह जो पीटीआई की जानिब से, पीटीआई की तरफ एक वजह ये भी हो कि इनको ये नजर आ रहा हो कि अब 26वीं आईनी तरमीम भी हो चुकी है और वो सारी जितनी भी उन्होंने लेजिस्लेशन करनी थी वो भी कर चुके हैं, तो अब हमारे लिए शायद जुडिशरी से बहुत बड़े लेवल पे रिलीफ ना हो और हमारे लिए हर्डल्स कायम ही रहे, तो अब टॉक्स जो है वो शुरू करने की एक वजह यह भी हो सकती है जो पीटीआई की जानिब से। लेकिन इसके असरात अभी हमें मजीद आने वाले दिनों में ही नजर आएंगे, क्योंकि आज जो आईनी बेंच था उसकी जानिब से ये कहा गया है कि उनको अलग से उनको मोहर दी जाए, अलग से उनका रजिस्ट्रार जो है वो पहले से ही अलग है, उनकी काज लिस्ट अलग से जारी हो रही है, उनके केसेस अलग हैं, जो रूटीन के केसेस हैं वो बाकी। पर ये 2-3 इसके अंदर वो इतने सुकम आ गए हुए हैं 26, उसमें ये सारे सवाल हैं। एक तो पिंग पोंग होना शुरू हो गया है कि वो रेगुलर जज जो हैं उधर भेज देते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास हर केस को ना भेजें, ये नहीं डिसाइड हो रहा कि ये फैसला किसने करना है। मगर अभी बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अभी भी ये भी एक बहस चल रही है कि ये आईनी बेंच ही है, आईनी अदालत कोई अलहदा सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं है, तो अभी भी ये जो ओरिजिनल प्रोसीजर कमेटी है उसके पास भी जा सकता है। और फाइनली ये भी तो एक सवाल था कि जिस तरह फैसल सिद्दीकी हमारे प्रोग्राम में कह गए थे, उन जैसे वकील कह रहे हैं कि जो अमल दरामद का केस है मखसूस नशिस्तों का रह गया हुआ है, वो तौहीन अदालत का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अब पिटीशन है, उसका जो है वो आईनी मसला अब रह नहीं गया। जी बिल्कुल, अब जो सूरत हाल है वो उसी तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ये भी है कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मखसूस नशिस्तों का, उसकी नजरसानी तो कब लगेगी या किस तरह लगेगी, लेकिन उस फैसले पर आज तक अमल नहीं हुआ। कल अगर आईनी बेंच ही कोई फैसला देता है और उस फैसले पर अमल नहीं होता, तो फिर आईनी बेंच का उस पर रद्द अमल क्या होगा या सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल क्या होगा। तो ये एक तवक्को थी कि ऐसे अमूर जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकार है उसको उस पर बड़ी एक कदगन आ रही है, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, या उनके अदालती फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो फैसलों पर अमल नहीं करती हुकूमत, उसके असरात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं रहते बल्कि हाई कोर्ट्स और जो निचली अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उस पर भी ये असरात आते हैं। तो इसलिए इस मामले को सबसे पहले हल करना या इस पर अमल कराने के हवाले से इकदाम करना जो है वो जरूरी है। मैं साकिब आमिर मुगल साहब को बड़ी देर से इंतजार करवा रहा हूँ। मैं मुगल साहब, आप भी सुन रहे हैं साकिब की ये बात कि इससे जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास अभी भी काफ़ी सारे कार्ड्स हैं कि ये अगर यहाँ से एक ज़मानत हो गई है तो और केसेस हैं, ये अभी भी उनके पास, वो उनको जेल में रख सकते हैं। उसके बाद फिर आगे एक मिलिट्री कोर्ट्स का भी एक तलवार ऊपर लटक रही है कि ये मामलात अगर वहाँ पे चल जाते हैं, और जिसके लिए एक राह हमवार होती भी नजर आ रही है। आमिर मुगल साहब, आपका आवाज आ रही है मेरी? मेरा ख्याल है अगर दोबारा से कनेक्ट करने, वैसे दोबारा उनसे कनेक्ट कर दें। साकिब, इसको ओवरऑल जो मैं ये आमिर साहब से पूछ रहा था कि ये इसका मतलब है कि ये जो बहुत ज़्यादा प्री मेच्योरली पीटीआई के अंदर जो है ना एक उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, शायद अभी इतनी ये आसानी से मसला उनका हल नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये कबल वक्त है जो सेलिब्रेट किया गया है और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनकी फौरी तौर पर रिहाई हुई। असल में जो अलीमा खान है उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी, जिस स्टेटमेंट के बाद जिसमें ये कहा गया था कि जुमरात तक का वक्त जो है वो दिया गया है मुज़ाकरात के हवाले से, अगर कोई पेशरफ्त हो जाती है तो फिर जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे। और अलीमा खान ने ये भी कहा था कि
24 नवंबर को हो सकता है हम एहतजाज को नहीं, वो वैसे साकिब, वो आमिर मुगल साहब अगर आ गए हो तो वो जो 3 शराइत हैं वो बिल्कुल नहीं लगता कि वो पूरी कर सकेंगे, कि वो छोटी शराइत नहीं है कि 26 तरमीम वापस कर ली जाए और जो है वो एकदम से वो अपनी असम्बलियाँ और ये इख्तियारात छोड़ दें और साहब को रहा कर दें। आमिर मुगल साहब, ये आपको ये डिमांड तो क्लियरली नजर आ रहा है कि वो फिलहाल नहीं करेंगे, तो फिर ये अपने एहतजाज के जरिए ये आप करवाना चाहेंगे, बातचीत से नहीं होगा मसले का हल? नहीं आमिर साहब, हम तो देखें ऐसी बात नहीं है, हम तो बातचीत के जरिए मसला हल करना चाहते हैं। हम तो 2-2.5 साल से बातचीत ही तो कर रहे हैं। अभी भी हमारे साथ बैठ जाएं जो भी साहिब इख्तियार हैं, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास असल हुकूमत है, जिन्होंने असल हमारा 8 फरवरी का मैंडेट लूटा है और जो असल नहीं, मेरा सवाल, मैं सवाल दोबारा पूछ लेता हूँ कि ये जो डिमांड्स है ना, जो 3 डिमांड्स आपने और इमरान खान की तरफ से आई हैं, ये पूरी भी होती नजर नहीं आती हैं। ये लगता, ये इसका बहुत ही ना होने के बराबर इम्कान है कि वो ये मान लेंगे। देन उसके बाद आगे क्या आप करना है? तो उसके आगे हम एहतजाज करेंगे, हम धरना देंगे, हम बैठ जाएंगे। हमारे पास कितने दिन चारा नहीं है ना, कितने दिन हमारे, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। बहरहाल जो है साहब तस्दीक कर रहे हैं हम धरना देंगे, ये उन्होंने अपनी वो तो फिर धरना तो यही वाला है। नहीं होगा। ये तो देखें, हमारे पास या तो आमिर मतीन साहब को रास्ता और हम बोले चले हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहां हमारी सुनवाई हो जाएगी। वहां इन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बना लिया है। और आपको पता है कि पाकिस्तान छोड़े, आप पूरी दुनिया में कोई जगह बताएं जहां बेंच गवर्नमेंट बनाती हो। ये तो सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह वाली बात है ना। सलीमुल्लाह पहले कलीमुल्लाह का बेंच बनाएगा और फिर कलीमुल्लाह जो है वो सलीमुल्लाह की मर्जी के मुताबिक फैसला दे देगा। बस लास्टली मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कंक्लूड करना है मुझे, कि जो सबसे बड़ा जो पहले भी आपके आड़े आती रही है एहतजाज के चीज़, वो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं कि ग्रुपिंग हो जाती है, फलाना वर्सेस फलाना। वो आज भी बयानात में सुन रहा था कुछ लोगों के, आपके आपस में ही वो लड़ाई नहीं ख़त्म होती तो बाहर आपने क्या लड़ना है। सो इस दफ़ा घर की लड़ाई कोई थम गई है कि बाहर लड़ सकेंगे कि जब भी जारी है सिलसिला? नहीं, देखें PTI में कोई इतनी खास ग्रुपिंग नहीं है। PTI में भी इतनी ग्रुपिंग है जितनी हर सियासी जमात में होती है। छोटी मोटी शेर अफजल साहब का आज का बयान चल रहा था, उन्होंने सारी KP की गवर्नमेंट को जो है ना एक जुमले में फारिग कर दिया है। उन्होंने कहा जनाब आपको अगर इलेक्शन अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जीतना होता तो आप हार गए हुए थे, लोगों ने आपको न्याज़-ए-अल्लाह नजर हुसैन जिताया है। सुने, मैंने शेर अफजल मरवा साहब का बयान नहीं सुना, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, शेर अफजल साहब हो गए, मैं हो गया, या कोई भी XYZ हो गया, हमारे बयान की कोई इतनी खास अहमियत नहीं है। अहमियत किसकी है? इमरान खान के बयान की, या इमरान खान के जो नॉमिनेट बंदे हैं, बैरिस्टर गौर हैं या सलमान अकरम राजा हैं या हमारे उमर अयूब हैं जो अपोजिशन लीडर हैं, और उनका बयान भी उस वक्त तक वैलिड है जब तक उसकी तस्दीक ना हो जाए। बाकी कोई बयान, इमरान खान फिलहाल जेल में है तो सड़कों पे तो लोगों आप नहीं होना है। साकिब, इसको कंक्लूड कर दें कि आप क्या होता हुआ देख रहे हैं लीगली पॉसिबल? देखिए जी, मैं ये होता देख रहा हूँ, मैं साकिब से कंक्लूड कराना चाह रहा हूँ। आमिर मुगल साहब प्लीज। मुगल साहब ठीक है जी। इसमें जो बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है वही हो तो फिर ही इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो हो सकती है। अगर गैर मामूली सूरत हाल ना हुई और रूटीन के मामला चले तो इनकी जो जमानत है वो 30 नवंबर को ही लगेगी। और 30 नवंबर के बाद अभी लाहौर के, इस्लामाबाद के कुछ केसेस ऐसे मौजूद हैं जहां पे अभी उनकी जमानतें, अभी उनको गिरफ्तारी नहीं डाली गई, तो उनमें गिरफ्तारी डाल के फिर उनकी जो रिहाई का मामला है मजीद जो है वो उसको लंबा किया जा सकता है। ये प्रोसिक्यूशन के पास या हुकूमत के पास हथियार मौजूद है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साकिब बशीर आपका। आमिर मुगल साहब ने भी अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपके वक्त का भी बेहद शुक्रिया। फौरी तौर पे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे। अब हम मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार भी हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तजियाकार है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी, उस पर मैं इम्तियाज़ सिक्योरिटी को भी देखते हैं, सारी सियासत को भी समझते हैं, बहुत सीनियर तरीन पाकिस्तान के जर्नलिस्टों में से हैं।
इम्तियाज़ यहाँ तकलीफ बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान को सिक्योरिटी के बड़े ही खौफनाक मसाइल दरपेश हैं, और सिर्फ ये कल रात के ही जो वाक़यात हैं बन्नू और तीरा में कि 18 एहलकार शहीद और 15 टोटल दहशतगर्द जो है हलाक हो चुके हुए हैं, और जो बन्नू में पोस्ट के ऊपर हमला किया गया 12 एहलकार शहीद हुए। वादी तीरा में दहशत गर्दों ने फौजी कैंप को निशाना बनाया और 8 एहलकार शरीक हो गए। तो हमें तो असूली तौर पे तो सारा कुछ इस पर फोकस करना चाहिए था, मगर जो पाकिस्तान के इस वक्त मारूजी हालात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मारधाड़ हो रही है, आपस में ही लड़ाई है, सारा इस इशू के ऊपर तो किसी का ध्यान भी नहीं है। क्या कहेंगे? जी आमिर, बिल्कुल ऐसा ही है। असल जो मसला है उस पर फोकस नहीं है। जो खवारजी जिसको कहते हैं दहशतगर्द, मतलब एक नई इस्तिलाह अब हमने सुननी शुरू की है, वो तो मुझे उससे गर्ज नहीं है कितने मारे गए हैं। आपको मालूम ही है ये आदाद शुमार किस तरह हमें पेश किए जाते हैं। असल मसला है कि सिर्फ गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान हमारे 60 लोग शहीद हो चुके हैं, कम से कम 60 लोग। कोयटा से लेके तीरा, तीरा से लेके बन्नू और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। तो उसमें एक आप ये देखिए कि मसला क्या बन रहा है। मसला ये है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ हो जाता है तो रेंजर्स हम बुला लेते हैं, पुलिस बुलवा लेती है। कल भी कुछ हुआ था, कोई वाक़या था, कहीं पे कोई हड़ताल वगैरह थी तो वहाँ भी रेंजर्स बुला लिए गए। तो मेरा ख़्याल है एक तो ये वजह है कि आपकी तवज्जो इधर नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस नौयत की फुल स्केल इंसर्जेंसी अब बिल्कुल जिसको फुल ब्लोन भी कहते हैं, उसका इस वक्त पाकिस्तान को सामना है। और इस किस्म के हालात में कामयाबी सरकार को या रियासत को सिर्फ उस वक्त हासिल होती है जब उसे आवाम की हिमायत हासिल हो, क्योंकि इन हालात में आवाम आपकी आंखें, आपके कान होते हैं, आपके लिए सोशल कवर भी होते हैं। स्वात में जो कामयाबी हुई थी या वज़ीरिस्तान में 2010-11 में, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त आवाम की गालिब अक्सरियत ने एक कवर फराहम किया था, इंटेलिजेंस फराहम की थी पाकिस्तान की अफवाज को। इस मरतबा मैं नहीं समझता कि ये काम हो रहा है। कुछ अर्सा पहले नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, सारी पार्लियामेंट ने बैठ के आपस में जो एक फैसला किया गया था। आपने ये जिक्र किया कि चंद दिनों के अंदर ये 60 जो हैं सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। किसी मुल्क में भी ये इसके बाद जो है ये फिगर्स के बाद सब कुछ रुक जाना चाहिए था। मैं मजीद में पेश कर देता हूँ नाजरीन के लिए कि पिछले साल में 10 माह में मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के 785 वाक़यात हो चुके हुए हैं और इसमें 951 अफराद जाँ बहक हो चुके हुए हैं और तकरीबन 1000 के करीब ज़ख्मी हैं। और अगस्त में दहशत गर्दी के 254 हलाकतें हुई और ज़्यादातर ये जो है वाक़यात पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। सितंबर में ही जो है सितंबर में 77, अगस्त में 83 और ये नवंबर में कोयटा बम धमाका जो हुआ है उसमें 26 अफराद हलाक हुए हैं। खौफनाक फिगर्स हैं ये। तो ये क्या किधर जा रहे हैं हम? अगेन वही चीज़ है। उसमें देखिए कई वाक़यात तो ऐसे हो रहे हैं कि लगता है कि उसमें जिसको कहते हैं ना SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। यानी कोयटा में जो शहादतें हुई कोयटा रेलवे स्टेशन पे, आप देखिए कि अगर 2-3 दर्जन के करीब फ़ौजी हैं वो इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं तो उनको महफूज बनाने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए थे, उनके गिर्द जो एक हिफाजती हिसार होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी, क्या वो की गई? इसी तरह जो बन्नू में हमला हुआ है चौकी पे, तो क्या उसके लिए आप, और ये कोई नहीं है कि रात के अंधेरे में होता है, आप दिन दिहाड़े में ये हमले हो रहे हैं, तो ये जो खामोशी से ये आने में कामयाब हो जाते हैं, आपकी फॉरवर्ड लाइंस तक पहुंच जाते हैं, आपके पुलिस स्टेशंस तक पहुंच जाते हैं, तो उसकी वजह कि राह में उनकी कोई रुकावट नहीं है। फिर बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी तो बहुत बड़ी नफरी जो है इस वक्त सरहदी इलाकों पे तैनात है, चाहे वो बलूचिस्तान के इलाका है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का है। तो इसलिए मकामी लोग फिर ये सवाल भी उठाते हैं। बल्कि आपको याद होगा बन्नू पुलिस ने एहतजाज भी किया था, फिर लकी मरवत वो एहतजाज पहुँच गया था, और जो बन्नू में जरगा हुआ था बड़ा 22 जुलाई को गालिबन, तो उन्होंने तो बाकायदा ये मुतालबा किया था कि इस इलाके की तमाम तर सिक्योरिटी आप सिर्फ पुलिस के हवाले कर दें। अगर पुलिस के हवाले आप नहीं करते तो फिर हम नहीं करते, क्योंकि आपको याद होगा कि TTP और दूसरे इसके हम ख्याल जो ग्रुप हैं
उन्होंने बाकायदा धमकी दी थी कि अगर आज के बाद पुलिस ने ये अपने 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 घरों को वो ना चले गए और ड्यूटियां अपनी यूनिफॉर्म ना उतारी तो फिर हम उनको एक एक करके निशाना बनाएंगे। अब लगता है कि वही काम हो रहा है, क्योंकि वो जो मुतालबा था बन्नू जरगे का, जलिया अमीन गंडापुर और ISI आर्मी के ऑफिसर्स की मौजूदगी में इस बात पे इत्तेफाक भी हुआ था कि ठीक है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़राइज़ जो हैं वो पुलिस के हवाले कर दिए जाएं इन इलाकों में। लेकिन मुझे लगता है कि वो खला अभी भी बाकी है, वो मुतालबा, उस मुतालबे पे अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से पुलिस और मकामी आबादी की सपोर्ट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल ये तो नहीं है। इम्तियाज एक मेजर है कि जो कि साउथ ऑफ KP में है, मगर इसके लिए तो जिस तरह के फिगर्स आप जिक्र कर रहे हैं कि 60 जो है सिक्योरिटी एहलकार पिछले एक हफ्ते में आप बता रहे हैं कि शहीद हुए हैं, तो बहुत बड़ा फिगर है। इसमें तो जो है पार्लियामान को इमरजेंसी सेशन लगा लेना चाहिए, तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, सब कुछ रुक जाना चाहिए। यहाँ पे जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि वो FC को भी इस्लामाबाद बुला लिया गया है, पुलिस की भी इधर उधर से बुलवाई जा रही है, तो हम हमारी आपस की लड़ाई से खत्म हो, जान छुटेगी तो फिर इधर से बाहर लड़ेंगे। देखिए आमिर, वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला लें, पार्लियामेंट का इजलास भी बुला लें, तो क्या जो हमारे आजकल के हुक्मरान हैं वो इस पोजीशन में हैं कि अपनी बात मनवा सकें? यानी जो लोग हमारे कानून के आइन के रखवाले थे वही अपने वो फ़राइज़ से दस्तबरदार हो के उन्होंने अपने वो किसी एक और क़ुव्वत के हवाले कर दिए। तो ये तो इन लोगों का उसमें किया कराया कि अगर इत्तेफाक़ राय हो जाता है, ये तमाम पार्टियाँ इकट्ठी हो जाएँ, सिवाय इसके कि आपने दीवार से PTI को लगाया हुआ है, तो बजाय इसके आप इकट्ठे हो के मुतालबा करते कि जी आप जो जिरगे वगैरह हो रहे हैं, मकामी आबादी, मकामी पुलिस जो मुतालबे कर रही है उसको आप वो पूरा करें, उनको मुकम्मल आज़ादी दें एक्शन की, ताकि आपके लिए एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो पैदा हो जाए। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो उन इलाकों में, सरहदी इलाकों में, वो अमलन गैर मौसर हो चुकी है, डर के मारे या फिर उनके पास इख्तियार नहीं है। ये वाक़यात होते रहेंगे। बस इम्तियाज अब दुआई की जा सकती है कि अल्लाह खैरियत करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।